नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में ऐसे ही एक विशेष व्यक्तित्व मौजूद हैं जिनके साथ हम बहुत लंबी बातचीत करने वाले हैं और बातचीत का मकसद यही है कि बुजुर्गों की सहायता कहीं भी और कभी भी हो सकती है। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही विशेष काम किए हैं। ऐसे डॉक्टर सतीश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात का सिलसिला कहाँ से शुरू करें, क्योंकि आपके काम का फलक तो बहुत विशाल है, पर एक लाइन जो आपने दी है, बुजुर्गों की सहायता कहीं भी और कभी भी, जिसको आप अंग्रेजी में होप कहते हैं, HOP है। यस, इसको जैसे अंग्रेजी में कि होप का मतलब है एक हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कैसे कि हमारे जीवन में कैसे लाभ मिले, तो HOP इसको नाम रखा गया, हेल्पिंग ओल्ड पीपल एवरीवेयर, बुजुर्गों। तो हम लोग कई बार ये देखते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं जैसे कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो हैं वृद्ध आश्रम में रहते हैं और उनके बच्चे कहीं विदेश में हैं, कहीं अपने व्यापार में बिजी हैं, तो वो उनको बहुत सारी कष्ट होता है। और बड़े ऐसे लोगों से मैं मिलता था, बुजुर्गों से, कि जो अपने बच्चों को मिस करते थे बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही विचार आया 2013 में, मैं मानसरोवर की यात्रा में था, तो हमारे साथ गुरुजी थे, हमारे महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज, उनका यहाँ हरिद्वार में विश्वनाथ धाम के नाम से आश्रम है, तो उनके साथ हम गए थे। तो उन्होंने कहा, सतीश जी, बुजुर्गों को बड़ा कष्ट होता है, लोग बच्चे लोग उनको आश्रम में डाल देते हैं, तो क्यों नहीं आप लोग भी ऐसा कोई टीम बनाएं और जो उनके दत्तक पुत्र बन के उनका काम करे, उनकी सहायता करें, लेकिन आश्रम में ना भेजें। अच्छा। उनको घर में रह के उनकी सेवा वहीं करें, जहाँ पर वो रहते हैं, वहीं उनकी सेवा करें। तो ऐसे उन्होंने 4-5 हमें चीज़ें बताई, जैसे बुजुर्गों को कई बार बैंक जाना होता है तो बैंक की फैसिलिटी हम दें, लीगल फैसिलिटी हम दें, कई बार उनको अपनी विल बनानी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टीज़ के बहुत इश्यूज़ है। जब हम लोग बुजुर्गों घर में जाते हैं तो लीगल मैटर हो गया और हॉस्पिटल का मैटर हो गया, कई बार उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा कार्यक्रम था हम लोगों का, क्रीमेशन का। कई बार ऐसे हमारे पास, अभी इस महीने भी हमने क्रीमेशन किया, तो अभी पिछले 4-5 साल में हम लोग 30-40 क्रीमेशन अभी तक कर चुके हैं। तो उनका कोई नहीं होता है, तो हमारे पास फ़ोन आता है, अड़ोसी पड़ोसी से भी आ जाता है, तो हम लोग जाते हैं और अपनी टीम लेके और उनका पूरा व्यवस्था करते हैं, पूरा रीति रिवाज से उनका हम क्रीमेशन करते हैं। तो खाली ये क्रीमेशन तक सीमित नहीं है, तो ऐसे बुजुर्ग लोग जो हैं भावनात्मक रूप से बड़े परेशान हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग फ़ोन पर भी हैं जो कहते हैं कि हमें 10 मिनट का समय दे दो सतीश जी, हमें 10 मिनट अपने मन का गुबार निकालना है। अच्छा। तो ऐसे कई अमृतसर में है, कोई लुधियाना में है, कोई दिल्ली में है, कोई लखनऊ में है। तो हमारी जो संस्था है उनके कई सदस्य, कई के रिलेटिव अलग अलग शहरों में भी है। तो कई बार जैसे कहीं किसी दूसरे शहर में भी कष्ट हुआ, अभी तो ये उत्तराखंड में सिर्फ देहरादून क्षेत्र तक ही सीमित है। तो इसका जो शुरुआत करी थी 2015 में करी थी, 9 अगस्त 2015 से, तो तभी से लगभग 9 साल हो गए हैं इसको चलते हुए। इसको आप एज ए वॉलंटरी काम करते हैं? इसमें सारे वॉलंटियर हैं, हमारे करीब 70 मेंबर हैं, जिसमें हमारे 2 तरह के मेंबर हैं, रादर 3 तरह के मेंबर हैं। एक तो वो हैं जो सहायता लेने वाले हैं, एक वो हैं जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अच्छा, और तीसरे स्वयंसेवक है जो निस्वार्थ भाव से कहीं भी आते जाते हैं। जैसे फ़ोन कॉल करते हैं हम तुरंत, अब जैसे देहरादून के हर गली मोहल्लों में कहीं ना कहीं हमारा वॉलंटियर मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए किसी का कोई राजपुर में क्षेत्र में कोई है और वहाँ पर कोई कपल रहता है, बुजुर्ग है, कोई है नहीं, तो मेरे पास अगर कहीं से कॉल आ गई तो मैं तुरंत राजपुर में अपने वॉलंटियर को फ़ोन करता हूँ, वो तुरंत उनके घर में पहुँच जाते हैं। तो ऐसा कई बार भी हुआ कि जैसे एक हीलर थे, एक बुजुर्ग थे, उनको डॉक्टर के लेके जाना था, तो वो बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, डॉक्टर को ले जाने की व्यवस्था नहीं हुई, तो वो स्वयं हीलर थे, वो आधा घंटा उन कपल के पास बैठे, उन्होंने उनको हीलिंग दी। अच्छा। जो हम लोग एक रेकी हीलिंग बोलते हैं, तो हीलिंग दी, वो बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। और उस आधे घंटे बाद डॉक्टर, उन्होंने बोला कपल ने कि मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है डॉक्टर के यहाँ। वाह। तो इस तरीके से कार्यक्रम हम लोग। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि आपने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया, उसके अनुभव और किस तरह से, क्योंकि जो आपका काम है बड़ा क्रिटिकल है, जिस उम्र के पड़ाव के लोगों के साथ आप काम करते हैं जी, वो बहुत ही क्रिटिकल समय रहता है कि वो न तो बच्चा रहता है न जवान रहता है, बहुत ओल्ड उसकी जो उनकी जो उम्र, तो उनके साथ कोरोना काल में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और किस तरह के काम किए? कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई थी कि लोग घरों में कैद हो गए थे, कई जगह खाने की व्यवस्था नहीं हुई थी। तो हमारी होप संस्था ने दवाइयों का और खाने का
2 बीड़ा उठाया। तो हमारे 2 हमारे वरिष्ठ जो हमारे संरक्षक गण हैं लोकल शहर में, उन्होंने खाने की व्यवस्था करी और हम लोगों ने अपनी वॉलंटियर्स लगाए, मैंने अपनी गाड़ी लगाई और हमने ग्रुप्स में डाले फ़ोन नंबर्स, अपने कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा। तो लोगों ने हमसे संपर्क किया, किसी को लंच चाहिए, किसी को डिनर चाहिए, तो उनके घर पे पहुंचा के दिया। तो वृद्धजनों के जी। और 10 से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हम लोग पूरे शहर के रेडियस में हम लोगों ने भोजन को पहुंचाया घर में। अच्छा। और वॉलंटियर्स इतना सेवा भाव वाले थे कि सब लोग समय से लेके खाना, जो 2 बजे का टाइम दिया तो 2 बजे खाना 2 बजे मिलना था, 2 बजे उनको मिल जाता था और ऐसे ही शाम का समय खाना मिल जाता। तो खाने की व्यवस्था जो है हमारे जो यहाँ के वरिष्ठ साथीगण हैं उन लोगों ने, किसी ने अपने होटल में करी, किसी ने अपने आश्रम में करी, किसी ने किसी जगह पे करी। और फिर उसके बाद हमने ड्राई राशन को बहुत होप के माध्यम से हमने बांटा। तो करीब हम लोग 200-250 लोगों को डेली हम लोग किट बना के, मेरी गाड़ी, मेरा ड्राइवर जाता था उसके साथ, और वो होता सुबह हम भर के निकलते थे गाड़ी से और शाम तक सबके घरों में पहुंचा के आ जाते थे। तो 1 हफ्ते का राशन हम सबके घरों में जाके लेके आते थे। कोरोना काल में कंटिन्यू और 2021 में भी और 2020 में भी, दोनों बार में, 2021 में बल्कि ज़्यादा इसका काम हुआ। और कोरोना काल में हम लोगों ने, मैं चूँकि ध्यान में भी हूँ, 25 वर्ष से ध्यान का मेरा स्वयं का, मैं इसे दूसरा जीवन बोलता हूँ, क्योंकि मेरा जैसे व्यापार रहा, उसके बाद में 2000 से मैं बहुत बीमार हुआ, 6 महीने बेड रिडन रहा। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा था कि एक व्यवसाय आदमी जी, संभ्रांत व्यक्ति और स्थापित व्यावसायिक व्यक्ति ऐसा कैसे बदल जाता है कि स्पिरिचुअली और ये आध्यात्म, योगा और वृद्धजनों की सेवा, ये थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बता देंगे डिटेली कि किस तरह से ये परिवर्तन आया? शायद ये मेरे जीवन का सबसे स्वर्णकालीन समय है, पिछला 25 वर्ष। 2000 में मैं बहुत बीमार हुआ था जी। स्पाइन में मेरे प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा। और मैं बेड रिडन रहा। तो उस दौरान, बेड रिडन रहने के दौरान मुझे ये आता था मेरे मन में विचार कि वाई आई एम लिविंग, मैं जीवित क्यों हूँ, मुझे तो चले जाना चाहिए, इतना कष्ट क्यों सह रहा हूँ। तो उस समय मैंने कुछ वास्तु के बारे में पढ़ा, मैंने अपने घर में पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग किया। अच्छा। और पिरामिड ऊर्जा से मेरा घर ठीक भी हो गया और उसके बाद मेरा जीवन भी स्वस्थ हो गया। तो मुझे लगा इस पर कुछ रिसर्च करनी चाहिए इस ऊर्जा के ऊपर। तो आप हॉस्पिटल एडमिट हुए थे क्या इस चीज़ के लिए? यस, मैं तो एडमिशन हुआ दिल्ली में इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में जी। और जिस दिन ऑपरेशन होना था उससे पहले दिन मेरे को एक तरीके से दिव्य अनुभूति हुई, डिवाइन मैसेज मिला जैसे बोलते हैं। अच्छा। कि आई शुड ट्राई सम अल्टरनेटिव थेरेपी, मुझे किसी और थेरेपी पे जाना चाहिए और मुझे सर्जरी नहीं करानी है। आज 25 वर्ष हो गए, मेरा स्पाइन ठीक है और आपको सरप्राइज होगा कि मेरा बेटा जो है वो स्पाइन सर्जन है। वो अभी बॉम्बे में लीलावती हॉस्पिटल से उत्तराखंड में प्रैक्टिस करने आया 2 साल से। अच्छा। उसने कहा मैं जन्मभूमि में करूँगा और वो मेरी 25 साल पुरानी MRI देखता है, आज तो कहता है कि जी आपकी सर्जरी क्यों नहीं हुई उस समय। अच्छा। मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो इसने मेरे विचारों को बदला एकदम से ना। मैं इसको बोलता, मेरी पुरानी आत्मा शरीर से चली गई, एक नई आत्मा ने जन्म लिया और उस आत्मा ने मेरे को ये बोला कि आप सतीश जी, आपका जन्म जो है वो समाज में कुछ उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हुआ, कुछ ऐसा करना चाहिए जो डिफरेंट हो। अच्छा। तो मैंने फिर ऐसे एक चीज़ से एक चीज़ लिंक होती चली गई। मुझे आध्यात्मिक गुरु भी मिले गए, मुझे ऐसे डिवाइन हेल्प भी मिलती गई। मैं ध्यान में गया तो मुझे ध्यान से ऐसे विजुअलाइज होने लगा चीज़ें। तो उसी विजुअलाइजेशन के दौरान ही मैंने अपना एक सेलाकुई में एक अपना, देहरादून में एक, यहाँ से 18 किलोमीटर जगह है देहरादून से, सेलाकुई गांव, वहाँ पर मैंने एक स्थापना करी। मुझे प्रेरणा मिली कि वहाँ पर एक आश्रम बनाया जाए, गौशाला है, मंदिर है और ध्यान केंद्र है। क्योंकि मेरे जीवन में ध्यान के माध्यम से ही ये परिवर्तन आया था। वो पूरे कैंपस में असंख्य पिरामिड बने हुए और लोग जैसे गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाते हैं जी। अब माँ गंगा का उद्गम स्थल है उत्तराखंड, तो और माँ गंगा को भी प्रणाम करता हूँ। तो गंगा स्नान से हमारे पाप दूर होते हैं। तो हमने कहा कि एक ऐसा स्थान बनाए जहाँ ऊर्जा स्नान हो। अच्छा। तो पिरामिड जो है वो ऊर्जा को बढ़ाता है बड़ी तेजी से, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो ऊपर से शावर हो रहा है, आपके ऊपर भी, मेरे ऊपर, पूरे सभी के ऊपर बराबर हो रहा है, बराबर। लेकिन उसको पकड़ने की क्षमता, एब्जॉर्ब करने की क्षमता सब में अलग अलग है। तो उस क्षमता का सभी में एक यूनिफॉर्म तरीके से, किस तरीके से विकास हो, उसमें पिरामिड बड़ी सहायता करता है। तो मैंने पिरामिड के ऊपर फिर बहुत अध्ययन किया
और 2018 में मेरा उसमें PhD भी हुआ। तो 18 साल लगे मुझे उसको अध्ययन करने में, उस ऊर्जा में। लेकिन मैं प्रैक्टिस तो 2000 से ही कर रहा हूँ, लेकिन 2018 के बाद थोड़ा सा और ज़्यादा मेरे को रिफाइन हो गया नॉलेज को। अब मेरा मिशन यही है कि जो चीज़ एक वैज्ञानिक आधार पे स्थित है, उस वैज्ञानिक ज्ञान को सभी में बांटूं। तो इसलिए मैं वहाँ उस सेलाकुई में मैं कक्षा लेता हूँ। लोग देश विदेश से लोग वहाँ आते हैं, जिनको हम पिरामिड ऊर्जा के बारे में बताते हैं। उस आपके सेंटर में? हाँ, कैसे अपने जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि, वैभव अपने जीवन में कैसे लेके आए, प्रेम भाव कैसे लेके आए। आपका तो नाम भी प्रेम है, लेकिन मैं डेली बोलता हूँ प्रेम प्रेम प्रेम। मतलब हमें पूरे यूनिवर्स में प्रेम भाव बढ़ाना है। तो उस प्रेम भाव बढ़ाने में हम अपने शरीर से शुरू करते हैं। पहले हमारा मस्तिष्क है और हमारा हृदय है, दोनों के बीच में हार्मोनी होना बहुत जरूरी है। जब दोनों में हार्मोनी होती है तब प्रेम भाव जो है बढ़ता है, तब बढ़ता है। और जितना हम मैं इस तरह के 5 पॉइजन बोलता हूँ, जो जैसे घृणा हो गई, गुस्सा हो गया, जेलेसी होगी, इस तरह से पॉइजन है। तो हमें उस पॉइजन को अपने शरीर से निकालना है। उसकी एक ही दवा है जो आपका शुभ नाम है। वाह। तो जो आपका जो सेंटर है वहाँ कोई भी आ सकता है, कोई फीस वगैरह? हाँ, नहीं, वो देखिए उसको वो सेल्फ सस्टेनेबल बेस पे है। जो वहाँ के खर्चे हैं, 30-35 आदमी स्टाफ है, गौशाला है, मंदिर है, नवग्रह वाटिका है। वहाँ पर एक दिव्य कुंड है जिसको हम बोलते हैं कांचन स्त्रव्य दिव्य कुंड, गोल्ड के माफी मतलब जी। तो अपने जीवन में 5 तत्वों को माध्यम से हम किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं, ये हम लोग वहाँ सिखाते हैं जी। तो इन सब का एक वहाँ पर एक पेंटिंग बनाई है जिसको मैंने होप से जोड़ा है, हेल्पिंग ओल्ड पीपल एवरीवेयर। अच्छा। तो वो एक पेड़ को मैंने 24 टुकड़ों में बांटा है। अच्छा। और एक दीवार, बिल्डिंग के ऊपर 24 टुकड़े चिपका दिए। अच्छा। और बीच में उनके गैप है 3-3 इंच का जी। तो एक महापुरुष आए मेरे पास, कहने लगे सतीश जी आप वास्तु में काम करते हैं, आपने तो ये बहुत नकारात्मक चीज़ कर दी है, एक पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए आपने। मैंने कहा मैं तो जीवन में 95 से माता जी के देहांत के बाद से लगातार वृक्ष लगा रहा हूँ, तो इसका एक पर्पज़ है। तो जब से अब क्या होता है कि जो भी वहाँ ग्रुप आते हैं तो उनको मैं पहले दिन बताता हूँ इस पिक्चर को देख के आपके अंदर क्या भाव आ रहे हैं और आप उस पर कोई पोएम लिखे, कोई ऐसे लिखे। तो सब लोग लिखते हैं। उसमें क्या है, पेड़ की नीचे जड़ दिख रही है, बीच में तने हैं, ऊपर जाके पत्ते लगे हुए हैं, पत्तियां। अच्छा। कुछ पत्तियां अलग है और कुछ पत्तियां पेड़ से लगी हुई है। अच्छा। तो होप से हमने इसको इस तरीके से जोड़ा और मैंने इसमें 2 मैसेज रखे। एक सामाजिक मैसेज है, सोशल मैसेज, और दूसरा है आध्यात्मिक मैसेज। तो सोशल मैसेज है होप। तो जड़ जो है वो माता पिता है। हाँ। और जो पत्ते हैं वो बच्चे हैं। वाह। तो जैसे अभी क्या है, संयुक्त परिवार होता है, माता पिता बच्चे सब खुशहाली से रहते हैं, लेकिन अभी भागदौड़ की जिंदगी, नया कैरियर, बिजनेस, प्रोफेशन, नया बाहर भागने की लालसा बहुत ज्यादा। तो वो क्या करते हैं, बच्चे लोग सोचते हैं हम लोग एक खूंटे से बंधे हुए हैं। हाँ। हमें फ्रीडम, आज़ादी मिल जाए। हाँ। उस आज़ादी में वो लोग माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं। हाँ। मैं तो बहुत ऐसी नकारात्मक, मेरा मन बहुत भावविल हो जाता है। मतलब कभी कभी रोना भी आता है। मतलब जब मैं बुजुर्गों को देखता हूँ जिनके बच्चे उनको छोड़ के चले गए। मैं घर में जाके हम लोग काउंसिल करते हैं, वहाँ पर झगड़े हो रहे होते हैं। एक परिवार में गया, बच्चा बोल रहा अपनी माँ को कि मैं तुम्हारे को खाना बना के देता हूँ। ये वो एहसान जता रहा था उस समय झगड़े में। तो उस समय बड़ा कष्ट हुआ। तो वो पेड़ से जो मैसेज जाता है, वो पत्ती जो है वो जब पेड़ से अलग हो जाती है तो कुछ देर बाद जाके वो पत्ती हवा में उड़ रही है, हाँ मज़ा आ गया, लेकिन वो जब ज़मीन पे आती है, सूख जाती है तो ख़त्म। अब बच्चे भी जो हैं कुछ माता पिता को छोड़ जाएंगे तो कुछ दिनों बाद तो वो एंजॉय करेंगे कि अब माता पिता की रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बाद में उनको कष्ट होता ही है। ऐसे मैंने बहुत परिवार देखे। मैं पिछले 25 वर्ष से तो इस व्यवस्था में जुड़ा ही हूँ, लेकिन 10 वर्ष से होप के माध्यम से मैं लगातार परिवारों में जाता हूँ, तो ये कष्टकारी सीन देखने को मिलता है। तो आपके साथ बातचीत करने से तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, लेकिन ऐसा भी हमने सुना है कि एक तरफ तो आप इस तरह की सेवा का काम कर रहे हैं और जो दूसरा काम कर रहे हैं उसको भी आप सेवा का काम कर रहे हैं। आप कुछ पेड़ लगाने का काम भी करते हैं, कुछ वृक्षारोपण इस तरह का काम भी करते हैं। उसका अनुभव भी आप शेयर कर दीजिए कि कैसे ये कनेक्ट कर रहे हैं आप। ये ईश्वर ने कुछ ऐसा विशेष वो दिया मुझे, मल्टीपल चीज़ें कराने का। 95 माता जी के देहांत के पश्चात जब मुझे लगा कि जो लकड़ी की है, मुझे लगता है जो अपने मकान में हम चौखट लगा रहे हैं, जो बिस्तर है जिस पे हम अपने जीवन का 1/3 समय व्यतीत करते हैं, पता है 24 घंटे में 8 घंटे हम बिस्तर पे सो रहे हैं। हाँ। लकड़ी का है
हाँ। उस पर हम 8 घंटे वो लकड़ी हमारे को साथ दे रही है। हाँ। और उसी को हम पेड़ को काट रहे हैं। हम एक सांस लेते हैं ऑक्सीजन और एक छोड़ते हैं, निःशुल्क नहीं है ये सांस, इसकी कीमत है, वो पेड़ों से आती है। तो हमारे को ये मेडिटेशन में, ध्यान में और बहुत सारे आध्यात्मिक गुरुओं के साथ सत्संग में, जो मैं ऐसे ऐसे गुरु से मिला हूँ जो हिमालय में तपस्या करें, तो सामने एक पिक्चर में नहीं आते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों से मिलने का, क्योंकि मैं आध्यात्मिक टूरिज्म भी करता रहता हूँ, तो मुझे ऐसे लोगों से मौका मिलता रहता है जो नए नए टिप्स मुझे प्रतिदिन देते रहते हैं। मेरे भाव देके कहते हैं अच्छा सतीश जी यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, हम आपको जिम्मेवारी देते हैं। तो ऐसे वृक्ष की मुझे जिम्मेवारी मिली। तो मैं उस समय नागरिक सुरक्षा संगठन का मैं 20 वर्ष तक उप मुख्य वार्डन रहा। अच्छा। और 9 वर्ष में मुख्य वार्डन रहा। अभी इस वर्ष जनवरी में ही मैं सेवानिवृत्त हुआ मुख्य वार्डन के पद से। तो मेरे पास 250, 300, 400 तक की हमारे पास वॉलंटियर की संख्या रही। अच्छा। तो मेरे लगा मेरे लिए आसान है, सबको 10-15 पौधे मैं सबको उपलब्ध करा दूं तो 5000 पौधे प्रतिवर्ष हम लोग प्लांट कर सकते हैं। अच्छा। जिस रोड पे दूरदर्शन केंद्र बना है, हरिद्वार रोड, इस पे 1995 में हमने दोनों तक हजारों पेड़ लगाए थे। क्या तो तब से अब तक हम कितने पेड़ लगा चुके हैं अभी तक। वो लोगों की विभिन्न संस्थाओं में लोगों को मुझे वृक्ष मित्र भी बोला गया, तो अब वो वृक्ष में उपलब्ध कराता रहता हूँ। बिल्कुल। तो अभी हम वो जो आश्रम है उसमें एक और हम रिसर्च मेरी चल रही है, हम पेड़ों को गले लगाते हैं। अब उत्तराखंड में तो गौरा देवी हुई जिन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया। बिल्कुल। तो गौरा देवी से मैंने प्रेरणा ली जब मैंने उनके बारे में पढ़ा कि भाई पेड़ों को हमें गले लगाना है, पेड़ों को काटने नहीं देना है। तो अब हमने क्या किया कि वहाँ आश्रम में हमने पेड़ लगाए और पेड़ों को हम गले लगाते हैं। तो मैंने इसके ऊपर अध्ययन किया कि जब हम हवन करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन ध्यान करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे पास होती है। वो ऊर्जा संसारिक कार्यों में थोड़ी देर में व्यर्थ हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो क्या हम उस ऊर्जा को कहीं पर स्टोर कर सकते हैं? इसका वैज्ञानिक आधार शायद ना मिले, लेकिन मैंने इसको अनुभव किया। फिर हम लोग पेड़ के पास जाते हैं हवन करने के पश्चात और अच्छा। पेड़ से प्रार्थना करते हैं, हे पेड़, हमें ऐसे गले लगाया। अच्छा। मैंने वहाँ 3 कदम के पेड़ लगाए। तो कदम के पेड़ को हम लोग गले लगा के बोलते हैं, हे पेड़, मेरे पास जो भी आज सरप्लस है, एक तो मुझे अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए, उसके बाद जो सरप्लस ऊर्जा है उसको हम वहाँ स्टोर करना चाहते हैं। तो पेड़ से प्रार्थना करते हैं, हे पेड़, मेरे पास जो भी आज सरप्लस ऊर्जा है उसके अपने पास स्टोर करो। हाँ। और जब मुझे जरूरत हो तो मुझे वापस जरूर दे देना। हाँ, वापस मांगने का संकल्प भी लेना है। अच्छा। नहीं तो वो पेड़ एब्जॉर्ब कर जाएगा। ये बड़ी बात है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तो आज इस समय संकल्प लिया कि माँ के नाम एक पेड़। हाँ, है ना। तो हम लोग यही बोलते हैं, माता पिता के नाम से लगाना और स्मृति वन बनाना। ऐसे बहुत सारे स्मृति वन बनते हैं कि यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ऐसे मैंने वहाँ पर 4 जो है मैपल ट्री जो होता है, कैनेडियन ट्री होता है, मैपल ट्री के पेड़ जो है उत्तराखंड में कम है जी। यहाँ पर बड़े अच्छे हो रहे हैं। तो वो रिसर्च के दौरान मैंने उनके ऊपर चारों तरफ पिरामिड लगाया। अच्छा। तो अब बहुत हरे भरे हैं वो पेड़, कभी आप देखने आइए। बिल्कुल, बहुत स्वस्थ, बड़े अच्छे पेड़ एकदम से वो मैपल के ट्री खिलते हैं। और हम लोगों, मेरा एक मिशन रहा है अपराधहीन समाज बनाने का। मतलब मैं कई बार किसी जाता हूँ, कहीं स्कूलों में कोई स्कैंडल हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो मन कष्ट होता है कि क्या हम अपने बच्चों को कोई संस्कार दे रहे हैं। तो बच्चों को संस्कार दें। तो उस आश्रम में हम स्कूलों में बसों में भर के आते हैं, बच्चे लोग पेड़ों को गले लगाते हैं, वहाँ गौशाला में गायों से मिलते हैं, हवन को समझते हैं, 5 तत्वों को समझते हैं, पत्थर को भी हम गले लगाते हैं। वहाँ बड़े बड़े पत्थर रखे हैं जिसमें फॉसिल हो सकते हैं। तो हमारे गुरुजी थे, वो बोलते थे कि देयर इज़ नथिंग नॉन लिविंग, कोई भी जो है अजीवित नहीं है, कुछ न पूर्ण रूप से अजीवित नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें जीवित अंश होता ही है। वो जीवित अंश उन पत्थरों के बीच में भी हो सकता है, जो चट्टानों के बीच में पुराने पेड़ दब गए होंगे, कोई मानव जब दब गया होगा आदिकाल में। तो उन पेड़ों को गले लगा के हम एक पृथ्वी तत्व का ध्यान कराते हैं। तो ऐसे बच्चों को 5 तत्वों के बारे में बताना, ध्यान कराना, तो पूरे दिन का ट्रिप होता है। फिर उनको माता पिता हमारे साक्षात भगवान है। इस होप के अंदर हम लोग एक मिशन हमने रखा है, माता पिता इज़ आवर लाइफ गॉड, साक्षात भगवान। जिस घर में माता पिता का सम्मान होगा उस घर में कभी कोई वास्तु दोष भी नहीं होगा। जिस पे मैं रिसर्च करता हूँ वास्तु पे, तो माता पिता के सुबह चरण छुए और उनका आशीर्वाद ले। अभी हमने अपने बच्चों को फोर्सफुली सिखाया पहले। अभी कई लोग शर्माते हैं कि अपने बच्चों से कहेंगे कि तुम मेरे पैर छुओ। मैंने कहा नहीं, बोलना पड़ेगा, कौन बताएगा हमें।
कौन बताए? तो हमें अपने बेटे को, अभी मेरे बेटे का मैरिज हुआ, बहू है, दोनों बेटा बहू आके पैर छूते है ना, हम उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ये एनर्जी चैनल होती है। बिल्कुल। तो जितना भी जो भी व्यक्ति सेवा कार्य में लगते हैं, तो मैं इसको जो जैसे कोई कर्म करता है तो उसमें सेवा जो है वो सबसे बड़ा कर्म है, और सेवा के कर्म से हमारा वास्तु भी ठीक होता है, घर में सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि वैभव भी आता है, और मन को असीम शांति मिलती है। असीम और शांति इस मिलती है। धरती पे क्यों हमने जन्म लिया, वो उसको हमें पर्पस मिलता है। मैं सबको बोलता हूँ, जो भी मेरे यहाँ स्टूडेंट्स भी आते हैं, अपने परिवारजनों को भी बोलता हूँ, हमें अपने धरती पे आने का पर्पस मालूम होना चाहिए, और कुछ क्रिएट करके जाओ। ये नहीं कि खाए पिए सुबह शाम एंटरटेनमेंट किया, मॉल में गए, इधर गए उधर गए, कर लो, ये भी पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन उसको ही मेन मिशन मत बनाओ। उसको मेन मिशन मत बनाओ। और डॉक्टर सतीश अग्रवाल प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी, सेवा भाव और प्रेम के, और उसके साथ साथ एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, हमें आपसे सीखने की ज़रूरत है कि जो तो अपने माँ बापों को छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने आश्रम में अपने माँ बापों के लिए खर्च भेज दिया, रख दिया, और उनको आप देख रहे हैं, आपकी पूरी टीम देख रहे हैं, आपके वॉलंटियर्स देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी फैमिली भी आपके नज़र में आई कि जिनके कोई है ही नहीं, बुज़ुर्ग हैं, और जब तक वो बुज़ुर्ग हुए तब तक उनके जो थे वो ख़त्म हो गए। ऐसी बुज़ुर्ग फैमिली के लिए आप क्या करना चाहते हैं, या कहीं कोई एग्जाम्पल है? नहीं, हमारे ऐसे संपर्क में एक दो बुजुर्ग हैं, अभी भी हैं, और कुछ अभी इसी माह एक बुजुर्ग ने प्राण मतलब इस संसार को छोड़ा है जी। तो हम लोग ऐसे लोगों के संपर्क बनाए रखते हैं जी। वो संपर्क नहीं कटना चाहिए जी। कई बार ऐसा होता है कि वो फ़ोन हमें नहीं कर पाए, है ना। कहीं एक मेरे पास ऐसे ही घटना घटी, दिल्ली के मेरे मित्र ने बताया। इसी जब हम लोग होप में बैठते हैं तो पूरे भारत से जो हमारा ये मैं एक और बताना चाहता हूँ, होप जो संस्था है, स्वामी प्रखर जी महाराज जी की एक ट्रस्ट है, प्रखर परोपकार मिशन ट्रस्ट जी, PPM ट्रस्ट, उसकी एक यूनिट है जी। ठीक है। उस प्रखर परोपकार मिशन ट्रस्ट में संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है रायसिंह नगर में, भटिंडा में आई हॉस्पिटल चल रहा है, नेपालगंज में कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है। अच्छा। ऐसे बहुत सारे शहरों में बहुत सारे आयाम हैं अलग अलग तरीके के। तो होप जो है वर्तमान में शुरुआत हो रही थी अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर और देहरादून से जी। तो वर्तमान में देहरादून में चल रहा है, और लेकिन हमारे जो इस ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ हैं वो देश के कोने कोने से हैं। तो जब वो हमारी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, सब लोग बैठते हैं वहाँ पर आके, तो वो चर्चा करते हैं अपने अपने क्षेत्र के बुजुर्गों की क्या प्रॉब्लम आ रही है जी। तो हमें संपर्क जरूर बनाना है। मेरे संपर्क में एक 80 वर्ष के हैं, वो डेली मुझे गुड मॉर्निंग डालते हैं, या मैं भी उनको डालता हूँ। तो अभी 2 दिन पहले 2 दिन तक उनका मेरे पास मैसेज नहीं आया, मैंने उनको कॉल किया तो कहने लगे मैं भूल गया हूँ। मैंने कहा ऐसे मत भूलिए, डेली आप ये बनाए रखिए। तो ऐसे ही उन्होंने एक घटना बताई कि वो बेचारे उनका एक सर्वेंट के साथ रहते थे, और वो सर्वेंट घर से बाहर निकला, उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गई सर्वेंट की। अच्छा। और वो बुजुर्ग बेड रिडन थे। हाँ। उनका बेटा विदेश में था, वो सर्वेंट को फ़ोन मिला रहा है, फ़ोन उठ नहीं रहा है, बुजुर्ग का भी फ़ोन नहीं उठ रहा है, और वो किसी को उसका वो नहीं मिल पाया सूत्र की कहाँ से आया है। हाँ। और वो घर में ताला लगा हुआ है बाहर से। वो बुजुर्ग कई महीनों बाद, वो बीच में 15-20 दिन बाद बेटा आया कि कोई संपर्क नहीं हो रहा, देखा तो अंदर वो कंकाल पड़ा हुआ है एक तरीके से। तो हमारा प्रयास ये है कि अगर हम लोगों ने जितनी भी जानकारी जुटाई है ऐसे कुछ बुजुर्गों की जो अकेले रहते हैं, तो उनको हम समय समय पे हमारे वॉलंटियर संपर्क रहते हैं, हम लोग जाते हैं, बात करते हैं। और कुछ बुजुर्ग को मैंने देखा नहीं, बोला, सिर्फ आवाज़ सुनी है। जैसे जब वो टीवी पे लाइव प्रोग्राम आ रहा था तो उन लोगों में मेरा नंबर जा रहा था, तो उन्होंने संपर्क सेव कर लिया। कोई लखनऊ में है, दिल्ली में 3-4 हैं, वो फ़ोन करते हैं। अच्छा। तो मैं प्रयास करता हूँ, अगर मैं किसी कार्यक्रम में हूँ, फ़ोन नहीं उठा पाए तो कॉल बैक करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कॉल बैक करते हैं और उनसे जो है फिर उनकी व्यथा सुनता हूँ, बस वो ही संतुष्टि है। वो कहते हैं कि जी हमारी आपसे बात हो गई, हमारे बच्चों से बात नहीं हो पा रही, आपसे बात हो गई, हमारा काम पूरा हो गया, हमारे को अंदर से जो है संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये बहुत बड़ा अच्छा लगता है। पर आप वास्तु के विशेषज्ञ हैं, क्या ये वास्तुशास्त्र साक्षात कुछ है? वास्तु को जो हम लोगों ने, मैंने इसका अनुभव किया क्योंकि मैं 18 वर्ष तक वास्तु के ऊपर काम करता रहा। मैंने जो किताबों में पढ़ा उसको मैंने अध्ययन किया। मैं अपने घर को वास्तु लैब बोलता हूँ।
तो मैंने देखा कि वास्तु में लिखा ये चीज़ लगाने से, ये नकारात्मक चीज़ लगाने से घर में ये नुकसान होगा। तो मैंने पहले उस नकारात्मक चीज़ को अपने घर में स्थापित किया। अच्छा। मेरा एक मित्र है नागपुर में, वास्तु के बड़े जानकार हैं, तो वो आए, सतीश जी क्या खतरनाक काम कर रहे हो आप, यहाँ पर नकारात्मक चीज़ लगा रहे हो, इससे तो ये हो जाएगा आपके जीवन में। अच्छा। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हुआ नहीं? नहीं, तो उसका मैंने इलाज किया। तो अच्छा। चूंकि मैं जो हूँ वो पिरामिड ऊर्जा पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो जो नकारात्मक चीज़ मैंने अपने घर में स्थापित करी, उसमें मैंने वो पिरामिड लगा के उसको काउंटर बैलेंस किया साथ साथ, और आज भी लगी हुई है। अभी कभी भी आप देखिए आके मेरे निवास एंट्री पे मैंने कोयला का ऐसी दीवारों पे कोयला चिपका रखा है, टूटी हुई हांडी लगा रखी है, बहुत ऐसी चीज़ों का, नकारात्मक चीज़ों का एक म्यूरल बनाया हुआ है। अच्छा। टूटे हुए बर्तन लगा रखे हैं, वो तो बहुत अशुभ मानते हैं। टूटा कांच, ग्लास है, फ्लोरिंग है, टूटी हुई नहीं होती। घर में रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है, और होती है। वास्तु इस का जो वो है, जो एक तरीके से जो साइंस है, मैं इसको बोलता हूँ मदर ऑफ ऑल साइंस। अच्छा। वास्तु को, और हमारे वेदों में दिया हुआ है। और वास्तु को जो सिंपल भाषा में अगर समझना है, वास्तु इज नथिंग बट कम्युनिकेशन विद नेचर। हिंदी में बोलेंगे प्रकृति के साथ संवाद ही वास्तु है। अच्छा। क्योंकि हम हर क्षण प्रति क्षण जो है हम संवाद की स्थिति में। अभी ये पानी रखा हुआ है तो इस पानी से भी हम संवाद कर रहे हैं, ये फूल रखा है, इस फूल से भी संवाद कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, तो इसको हम बोलते हैं जीवित लोगों के बीच में लिविंग टू लिविंग कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब प्रकृति से कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हाँ, हर वास्तु अभी का आप कूड़े के ढेर से पास जाएंगे तो आप मुंह को ढक लेंगे, वो संवाद हुआ ना कि गंदी चीज है। हाँ हाँ हाँ। ढक के निकल रहे हैं। आप किसी झील के पास जाएंगे, बादल नीचे आ रहे हैं, फूल सुंदर खिले हैं, तो कहेंगे वाह क्या सुंदर है। आपका संवाद हुआ ना। तो जो हमारे 5 सेंसेस हैं, उनसे ही वो संवाद होता है। संवाद होता है। उस संवाद को हमें कंट्रोल करना है। अच्छा। तो इसको मैं जीवंत वास्तु बोलता हूँ, लाइव वास्तु। तो ये जो घर बनाने के लोग कहते हैं घर बनाने के वास्तु शास्त्र के अनुसार ही घर बनाना चाहिए, क्या सच में कोई दिशा और ये सब चीजें? यस। तो वास्तु में दिशा का महत्व है, 5 तत्वों का महत्व है जी। तो जैसे साउथ ईस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है। साउथ ईस्ट को बोलते हैं अग्निकोण। तो अच्छा। अग्नि का मतलब है जहाँ सबसे ज्यादा सूर्य जो है पूरब से उदय होता है, घूम के पश्चिम तक जाता है, तो सबसे ज्यादा धूप जो है वो अग्निकोण में रहती है साउथ ईस्ट में। तो अग्नि जो है वो फ्रेंड है आपस में। हाँ। तो खाना वहाँ बनेगा, गैस जलेगी, तो कंफर्टेबल है वो खाना जो है वो हमारे लिए सात्विक होगा और हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर उसी जगह पे हम पानी दे दें, हाँ, तो आग और पानी के बीच में तो 36 का आंकड़ा है। हाँ। तो वो तो झगड़ा शुरू हो जाएगा, घर में हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ऐसे नॉर्थ ईस्ट जो है वो बहुत पॉजिटिविटी, मंदिर बनाने का स्थान है। अच्छा। इसका एक बार मैंने विचार किया कि हमारे उत्तर में हिमालयाज है जी। हिमालयाज में संजीवनी बूटी है जी। तो जो हवा हिमालय से टकरा के आती है वो नॉर्थ ईस्ट में आती है। अच्छा। और पूरब की ऊर्जा, पूरब में जब सूर्य उदय होता है लाली होती है जी। तो मॉर्निंग में जो है उसमें इंफ्रारेड रेज होती है लाल जी। वो हमारे स्वास्थ्य वर्धक होती है। तो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा स्थान है जहाँ संजीवनी बूटी की हवा आती है, इंफ्रारेड रेस की एनर्जी आती है, तो वहाँ पर हमें अपने देवता का स्थापित करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे बात करने में तो ऐसा लगता है कि आपसे बहुत कुछ सीखना है। एक लाइन में आप हमारे दर्शकों को, जो आप काम कर रहे हैं होप के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? माता पिता हमारे साक्षात भगवान है। मैं सिर्फ एक ये स्कूलों में भी जाता हूँ, यही बोलता हूँ, माता पिता हमारे साक्षात। इस कंसेप्ट को, लॉजिक को समझ लीजिए बस, बिल्कुल कभी मत छोड़िए माता पिता। बिल्कुल, हमारी जो घड़ी की सुई है ना, इजाज़त नहीं दे रही है। तो माता पिता हमारे साक्षात भगवान है, और इन भगवान की जब हम सेवा करेंगे तो डॉक्टर साहब का काम भी हल्का हो जाएगा, होप की काम की जिम्मेदारी कम हो जाएगी, वृद्धा आश्रम नहीं खोलेंगे। डॉक्टर साहब, आपके साथ बातचीत करने के लिए बहुत मज़ा आया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा बात करेंगे। ऐसे ही अगली कड़ी को लेकर के हम ऐसी किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।